Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था रिएक्शन के रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और मैंने बताया था कि रेट को हम लोग लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। अगर रेट को मेजर करना चाहते हैं तो टाइम इंटरवल पता होना चाहिए। और फिर मैंने ये बताया था कि रेट के बेसिस पर हम लोग रिएक्शन को 3 टाइप में कैटेगराइज करते थे। एक वैसा रिएक्शन जो कि बहुत फास्ट स्पीड से होता है और जिसका टाइम इंटरवल अप्रोचिंग टू 0 होता है, मतलब इमीडिएटली रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता था। और मैंने एग्जांपल में आयनिक रिएक्शन बताया था, क्योंकि वहां टाइम इंटरवल नहीं के बराबर है, आप इमीडिएटली रिएक्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जा रहा है। और यहां से देख पा रहे हो कि जब टाइम इंटरवल अप्रोचिंग टू 0 होगा तो ये डिनोमिनेटर में है, तो रेट अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा और हम लोग ऐसे रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट नहीं कर पाते। यानी ये कहा था कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट नहीं कर पाते। दूसरा वो कैटेगरी था जो बहुत स्लो होता था और जिसमें टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा होता था, वेरी लार्ज, और इस वजह से रिएक्शन का रेट बड़ा कम आता था, जैसे रस्टिंग। और वैसे केसेस में भी रेट एप्रिशिएबल नहीं होता था, इस वजह से रेट को फाइंड करना अब मुश्किल था। और एक तीसरे कैटेगरी का रिएक्शन मैंने कहा था मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जहां पर क्योंकि पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होता है फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और वैसे रिएक्शन के रेट को हम लोग मेजर कर पाते हैं और इसलिए रिएक्शन को कहते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड्स विथ मेजरेबल रेट, मेजरेबल स्पीड। और ये भी बताया था कि इस पूरे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में, बिकॉज वी आर कंसर्न इन स्टडी ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो इसलिए हम लोग जो है पूरे चैप्टर में एक ही टाइप के रिएक्शन के लिए बात करते रहेंगे, वैसा टाइप जिसका स्पीड मेजरेबल है, यानी मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि रेट, जो मैंने अभी कहा कि रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, लेकिन क्योंकि चैप्टर रेट पर ही पूरा बेस्ड है तो अच्छा होगा अगर किसी को रेट का कॉन्सेप्ट बहुत सही से नहीं समझ में आया था, क्योंकि वहां पे बहुत शॉर्ट में सिर्फ रिएक्शन को क्लासिफाई करने के लिए एक बार रेट को एक्सप्लेन किया था, तो उसको एक बार और अच्छे से देखोगे। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब जब ऑब्जेक्टिव समझ गए आज के लेक्चर का, तो अब इसके बाद थोड़ा स्लो जाएंगे, आराम से चीजों को समझो और कनेक्टिंग वे में समझो। मान लो कोई एक रिएक्शन है, आज कल वाला रिएक्शन नहीं लेंगे, आर गिब्स प्रोडक्ट वाला रिएक्शन नहीं लेंगे, आज थोड़ा सा एक बड़ा रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि आगे फिर इस पर बेस्ड कुछ आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो मान लो एक रिएक्शन मैं लिख रही हूं ए प्लस बी गिव्स सी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और मान लो मैं यहां पर लिख रही हूं 2a प्लस बी गिव्स 2c, सिर्फ समझो। और हम लोग इंटरेस्टेड है कि इस केमिकल रिएक्शन का, जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके रेट को फाइंड करें, रिएक्शन का रेट। अब मेरी बात ध्यान से समझो, जब हम लोग रिएक्शन का रेट बात करते हैं तो ये एक चीज है, और जब किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेट के बारे में बात करते हैं तो ये एक दूसरी चीज है। पहले रिएक्शन के रेट पर नहीं जा करके हम ये बात करें कि अगर हमको किसी रिएक्टेंट का रेट फाइंड करना है या किसी प्रोडक्ट का रेट फाइंड करना है तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है और मैंने कहा था कि सपोज करो यहां से टाइम इंटरवल हम लोग मेजरमेंट शुरू करते हैं। मान लो ये टाइम इंटरवल 6 बजे से या 5 बजे से, अब कभी से रिएक्शन स्टार्ट किए, टाइम इंटरवल अभी 0 है, इसी इंस्टेंट इसी टाइम मोमेंट से हम लोग जो है वो रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर ए का जो कंसंट्रेशन है, हम लोग क्योंकि सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये सारा चीज मान लो आपका एक्वस सॉल्यूशन है, हम लोग एक्वस मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, ये भी मान लो एक्वस है, ये भी मान लो एक्वस है, ये भी मान लो एक्वस है। गैसियस होता तो लास्ट लेक्चर में बताया था कि तब आपको प्रेशर कंसीडर करना होता। फिलहाल आप समझिए कि ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है और इसलिए कंसंट्रेशन हम लोग मोलैरिटी के फॉर्म में लेंगे।
इनिशियली मेरे पास सिर्फ दोनों रिएक्टेंट है कंटेनर में, प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, और इसका मान लो मेरे पास 10 मोलर है, यानी 10 1 लीटर का कंटेनर है, उसमें ए और बी डाला, मान लो 10 मोल ए लिया था, और सपोज करो एक एग्जांपल के लिए कि इसको भी 10 मोल या 8 मोलर लिया था मान लो, ठीक है, इसका 8 मोलर और इसका 10 मोलर, ये मेरे पास जो है वो मैंने दोनों को लेकर के दोनों कंसंट्रेशन को एक कंटेनर में ले लिया रिएक्शन को करवाने के लिए। अभी इनिशियली मेरे पास सी नहीं है, सी का कंसंट्रेशन 0 है। थोड़ी देर के बाद, मान लो एग्जाम्पल के लिए 2 मिनट के बाद, सपोज करो ये टाइम इंटरवल आप मान लीजिए मिनट में ले रहे हैं, और जिसको मन है T1 T2 वो कर सकते हो कि ये T1 था ये T2 था, 2 मिनट बीत गया। अब यहां से मैंने कहा था कि देखो जो रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए आप जो ये बैलेंसिंग कोफिशिएंट लिखते हैं, इस कोफिशिएंट को हम लोग कहते हैं स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक्चुअली यही बताता है कि किस रेशियो में आपका रिएक्टेंट कंज्यूम होगा या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो आगे चल करके ये जानोगे कि ये रेट के रेशियो को फाइंड करने में भी हेल्प करता है, तो इसका इंपॉर्टेंस है। यहां से हम लोग ऐसे समझ पा रहे हैं कि अगर ए का 2 मोल कंज्यूम होगा तो बी का 1 मोल यानी इससे हाफ, और जितना मोलर कंसंट्रेशन ए का कंज्यूम होगा उतना ही मोलर कंसंट्रेशन सी का बनेगा, क्योंकि दोनों का स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो सेम है। अगर हम ये कहते हैं कि हम जिस रिएक्शन के लिए बात कर रहे थे वहां पर 2 मिनट में ए का 4 मोलर कंसंट्रेशन जो है वो कंज्यूम हो जा रहा मतलब वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में चला जा रहा। तो माइनस साइन इसलिए दिया है, ये लास्ट डे भी बताया था कि माइनस साइन मतलब इसका कंजम्पशन हो रहा है। अब यहां से समझ में आ रहा है कि इसका अगर 2 मोलर कंज्यूम होगा तो इसका इससे हाफ रेशियो 2:1 का है, यानी अगर ये 2 मोलर कंज्यूम हुआ तो ये ये 4 मोलर कंज्यूम हुआ तो ये सिर्फ 2 मोलर कंज्यूम होगा, राइट। 10 में से 4 मोलर कंज्यूम हो गया तो 6 मोलर बच गया इस इंस्टेंट पर। 8 में से 2 कंज्यूम हो गया तो ये भी 6 मोलर बच गया, लेकिन ये मैटर ऑफ चांस। इसके बाद अगर हम अगले 1 मिनट के लिए भी देखेंगे तो अब फिर ये दोनों सेम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इसका 2 कंज्यूम होगा तो इसका 1 ही कंज्यूम होगा। तो अगले पॉइंट पर किसी भी टाइम इंस्टेंट पर फिर कंसंट्रेशन चेंज हो जाना है दोनों का। और इसका अगर 4 मोलर कंज्यूम हुआ है तो इसका 4 मोल प्रोडक्ट का फॉर्म करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट टाइम के साथ बनता है। तो यहां पर हम लोग पॉजिटिव साइन डाल रहे हैं। ये हो गया कितना, पहले 0 था अभी 4 मोलर बन गया, सो टोटल कंसंट्रेशन नाउ इज 4 मोलर। अब याद करो रेट को कैसे डिफाइन करते थे। हम लोग कहते थे रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या हम लोग कहते थे रेट ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम, और अगर प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे तो प्रोडक्ट क्योंकि टाइम के साथ बनता है, याद करो मैंने लास्ट क्लास में ये ग्राफ भी दिया था, और जिसको लगता है कि नहीं हमको कुछ भी याद नहीं है उसको जाकर के एक बार पिछला लेक्चर देखना चाहिए, कि अगर ये कंसंट्रेशन है और हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ कंज्यूम होता था, डिक्रीज होता था, मतलब टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग डिक्रीजिंग कर्व यानी ऐसे बना रहे थे। ये रिएक्टेंट के लिए कर्व है। लेकिन अगर यही चीज हम लोग प्रोडक्ट के लिए बात करते तो प्रोडक्ट क्योंकि टाइम के साथ इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते थे कि जब टाइम इंटरवल 0 है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी 0 है, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा, देखो प्रोडक्ट भी क्या होता जा रहा, इंक्रीज हो रहा है इसका कंसंट्रेशन। तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर आप लेते इस एक्सिस पर और टाइम इंटरवल तो कर्व ऐसा आता जो पर्पल वाला है, अदरवाइज ये ब्लू वाला आता, ठीक है। तो रेट को जो डिफाइन किया था इसलिए कह रहे कि चेंज इन कंसंट्रेशन अगर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जनरल बात कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, इसलिए हम चेंज देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या बताया था याद करो कि अगर हमको यहाँ ए के रिस्पेक्ट में रेट फाइंड करना है, मान लो कोई इंटरेस्टेड है कि ए के रिस्पेक्ट में रेट क्या होगा, तो वो क्या कहेगा
वो कहेगा कि क्योंकि 2 मिनट में ए का कंसंट्रेशन देखो पहले था 10, बाद में कितना हो गया 6, यानी कितना यूनिट चेंज हो गया 4 यूनिट। तो 2 मिनट में क्योंकि 4 मोलर कंसंट्रेशन चेंज हो गया, ये ए के लिए बात कर रहे हैं, आपको यूनिट के लिए निकालना है 1 यूनिट टाइम। और लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि यहाँ पर आपको टाइम यूनिट से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो मिनट सेकेंड आवर जिस भी यूनिट में है आपको उसी यूनिट में उसको ले लेना है। तो ये कितना हो गया 4/2, यानी ये मोलर था और ये मिनट था, तो यूनिट क्या आ गया पहले तो कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 2 मोलर पर मिनट। ये हो गया ए का रेट, यानी रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी 1 मिनट में ए का 1 मोलर कंज्यूम हुआ। अब अगर हम ऐसे ही बी के रिस्पेक्ट में बात करते, और मैंने ये भी कहा था याद करो कि क्योंकि ये कंजम्पशन है तो हम लोग आगे हमेशा एक नेगेटिव साइन डालते हैं, इनफैक्ट यहीं से नेगेटिव साइन डालते थे। इस नेगेटिव साइन का 2 मीनिंग भी बताया था कि क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है इसलिए माइनस साइन, और दूसरा क्योंकि रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, रिएक्शन तो बढ़ रहा है ना भाई, स्पीड तो आगे जा रहा है ना। तो अगर यह ऐसे तुम लेते चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज को हम लोग क्या कहते थे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल देखो कम है और इनिशियल आपका क्या है ज्यादा है, तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल करते तो ये -4 आता है ना। चेंज जो है वो -4 का है, प्रोडक्ट में प्लस का है लेकिन रिएक्टेंट में माइनस का है। तो इसलिए आगे एक हम लोग माइनस लगाते हैं कि ये माइनस और फिर ये वाला माइनस मिल करके आपका क्या हो जाएगा, ये रेट जो है वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन का मतलब एक तरह से इसलिए हम लोग डाल रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब वैसे ही अगर बी के लिए हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि बी जो है वो 2 मिनट में, उसी टाइम इंटरवल 2 मिनट में बी का कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है, तो 8 से 6 हो गया, यानी 2 मोलर कंज्यूम हुआ। क्योंकि हम कंज्यूम वर्ड यूज कर रहे हैं इसलिए हम आगे माइनस नहीं लगाए हैं, अदरवाइज हम लगाते। माइनस का मतलब ही है कि वो कंजम्पशन और प्लस मतलब वो फॉर्मेशन। अल्टीमेटली आपका रेट का साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, रेट कभी नेगेटिव नहीं होगा, इस चीज को केवल समझो। तो 1 मिनट में अगर आप देखेंगे तो कितना जो है वो कंज्यूम हुआ 2/2, ये मोलर हो गया, ये मिनट हो गया, यानी 1 मोलर पर मिनट। ये किसका रेट हो गया बी का, रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब जब सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ध्यान दो पहले 0 था और ये 4 मोलर हो गया, यानी 2 मिनट में सी जो है वो 4 मोलर फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ कोई नेगेटिव, जैसे यहाँ कह रहे थे ना कि एक तुम्हारा चेंज वाला नेगेटिव आएगा और हम लोग एक अब आगे नेगेटिव लगाते हैं रेट में, यानी जब हम लोग रेट ऑफ ए लिखते, यहाँ ध्यान दोगे तो हम लोग कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ चेंज के लिए डेल्टा लगाते हैं, यहाँ डेल्टा टी, लेकिन साथ में यहाँ एक माइनस लगाते ताकि इसका चेंज जब आप फाइनल माइनस इनिशियल लेते यानी -4 आता, तो वो -4 और ये -4 मिल करके प्लस हो जाता, ये इसको ऐसे कहते हैं। वैसे ही जब हम लोग बी के लिए बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगेन माइनस लगाया है आगे में देखो, क्योंकि बी इज ऑल्सो रिएक्टेंट। लेकिन जब सी के लिए बात करेंगे तो देखो 2 मिनट में 4 मोलर कंज्यूम हुआ, तो 1 मिनट में कितना, सॉरी कंज्यूम नहीं, ये फॉर्म किया 4/2, यानी 2 मोलर पर मिनट। दिस इज रेट ऑफ सी, लेकिन ये कंजम्पशन का रेट नहीं है क्योंकि सी तो बन रहा है, ये फॉर्मेशन का रेट है। ऊपर देखो कंसंट्रेशन चेंज है सी का और नीचे जो है वो आपका टाइम इंटरवल है, तो यहां कह रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, यही जितना चेंज हुआ ऑफ सी बाई टाइम इंटरवल, लेकिन साइन यहां लगा रहे हैं पॉजिटिव क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो विथ टाइम इंक्रीज करता है उसका कंसंट्रेशन, तो आप माइनस नहीं लगा रहे, वहां चेंज भी आपका पॉजिटिव आ रहा है और टाइम इंटरवल का चेंज भी पॉजिटिव है, तो रेट वैसे ही पॉजिटिव आएगा। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि हेडिंग था रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो एक जो सवाल तुम्हारे मन में आएगा वो ये कि टीचर क्या रिएक्शन 3 रेट से चलेगा, ए का रेट कुछ और आया है, बी का कुछ और आया है और सी का फिर वही ए के जैसा ही 2 मोलर पर मिनट आया, लेकिन इस एग्जाम्पल में ये सब पर मिनट है, ये इस एग्जाम्पल में आ रहा है आपको।
हमेशा ऐसा आएगा ऐसा नहीं है, हमेशा हो सकता है तीनों डिफरेंट हो, तीनों सेम भी हो। सेम हो तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट है तो क्या एक ही रिएक्शन तीन तीन रेट से चलेगा, इसके रेट से, इसके रेट से, इसके रेट से? तो जवाब है नहीं। ये जो लिखा है ये ए का रेट लिखा है, ए के कंजम्पशन का रेट, ये जो लिखा है ये बी के कंजम्पशन का रेट है, और ये जो लिखा है ये सी के फॉर्मेशन का रेट है। तो टीचर फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये आप ए का रेट कह रहे हैं, ये बी का रेट कह रहे हैं, और ये सी का रेट कह रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो देखो मेरी बात ध्यान से समझना, रिएक्शन का रेट हमेशा एक ही होता है। रिएक्शन चार रेट से नहीं चलेगा, रिएक्शन तो एक ही है तो भाई उसका स्पीड भी एक ही होगा। किसी भी इंस्टेंट पर आप बात करेंगे तो वो एक ही स्पीड से चलेगा। तो ध्यान ये देना है कि जब हम लोग रिएक्शन के रेट को लिखते हैं, हम लोग उस पॉइंट पर रिएक्शन के रेट को डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअली, जब ये उसके उस रिएक्शन का जो भी आपका कंपोनेंट था, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट था, उस सबके रेट को जब आप इक्वेट कर पाएंगे। ऐसे देखोगे तो ये इक्वल नहीं है। अगर ये था मेरा रिएक्शन, ध्यान से देखो, अगर ये मेरा रिएक्शन था तो हम लोग क्या कह रहे थे, ध्यान से समझो, कि जब हम लोग रेट ऑफ ए निकाले, रेट ऑफ बी निकाले और रेट ऑफ सी निकाले तो क्या सारा इक्वल आया? यहां जब हम लोग फाइंड कर रहे थे तो सबका वैल्यू क्या इक्वल आ रहा था? जवाब है नहीं। और अगर कभी आ जाए तो वो मैटर ऑफ चांस है, ये इक्वल नहीं हो सकता। हो भी सकता है किसी एक आध टर्म का रेट इक्वल हो भी सकता है, लेकिन ये इक्वल होगा या नहीं वो एक्चुअली इस कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ हम लोग ए के रेट को क्या लिख रहे थे, देखो हम लोग लिख रहे थे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट चेंज इन टाइम, यानी टाइम इंटरवल निगेटिव। और ये मेरा वैल्यू कितना आया था, यहाँ ध्यान दो, ये वैल्यू कितना आया था? 2 मोलर पर मिनट। एक बहुत अच्छी चीज तुम यहाँ से समझ पाओगे और तुमको अच्छा भी लगेगा कि चलो ये बात तो हमको यहाँ से समझ में आता था। वैसे अगर बी के लिए हम बात करें तो बी का रेट मैंने क्या लिखा था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइम इंटरवल, और ये जब फाइंड किया था तो देखो ये कितना आ रहा था इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो अभी जस्ट दिया था, 1 मोलर पर मिनट। ठीक, और फिर जब हम लोग सी के लिए बात कर रहे थे तो वहां पॉजिटिव डाल रहे थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी पर यूनिट टाइम, और ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था +2 मोलर पर मिनट। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इस एग्जाम्पल में यही वैल्यू आ रहा था, यहाँ देखो यही वैल्यू आ रहा था। तो तुम जरा आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को और ध्यान से देखो ये तीनों के रेट को। ये था रेट ऑफ ए, मेरी बात ध्यान से देखो, ये था रेट ऑफ बी, ये था रेट ऑफ सी। देखो जरा रेशियो पे ध्यान दो, ये रेशियो आया 2:1:2 का, यानी हम ये कहना चाह रहे कि रेट ऑफ ए इज टू रेट ऑफ बी इज टू रेट ऑफ सी। ये कितने के बराबर आपका आ रहा है? ये आ रहा है आपका 2:1:2। और ध्यान से देखो यहाँ कोफिशिएंट भी तो वही है, 2:1:2। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर तुम्हारे रिएक्शन में एक से ज्यादा टर्म है, जो कि होगा ही, कम से कम 2 तो होगा ही, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, तो सारे टर्म का कंसंट्रेशन अगर सेम लो या डिफरेंट लो, रेट जो है वो सेम आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करता है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। अगर कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट का रेशियो है वही रेट का रेशियो होता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, रेट ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू, या कहो रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑफ अ रिएक्शन, ये रेशियो है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक बार फिर से क्या कहा मैंने, किसी भी रिएक्शन में जो डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है उनके रेट का रेशियो वही होता है जो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। देखो ए, बी और सी
के रेट का रेशियो जो आ रहा है 2:1:2, ये वही रेशियो है, सेम रेशियो है जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो था। इसलिए हम लोग कहेंगे रेशियो ऑफ, बहुत ध्यान से समझना, रेशियो ऑफ rate of different terms of a reaction is same as the ratio of their stoichiometric coefficient। जो उनके stoichiometric coefficient का रेशियो है वही उनके रेट का भी रेशियो है। तो कहोगे टीचर इससे हमको रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं समझ में आया कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हम कहेंगे अभी समझ आ जाता है। अगर हम चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन एक ही होगा। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग उस पॉइंट पर बात करते हैं जब रिएक्शन के सारे टर्म्स का रेट बराबर हो जाए, यानी हम चाहते हैं कि हम ये सब बराबर हो जाए। तो अगर हम इस सब को बराबर करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से देखो, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर हम इस सब को इक्वल करना चाह रहे हैं तो ये 1 है, यानी इसको हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। इसको किसी से डिवाइड नहीं करना, लेकिन इसको भी फिर से किससे डिवाइड करना होगा, 2 से। अगर हम इसको भी 2 से डिवाइड कर दे, इसको भी 2 से डिवाइड कर दे, तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, यानी सारा टर्म आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि रेट ऑफ ए को हम रेट ऑफ बी, इक्वल नहीं है अभी मैं कह रही हूँ, रेट ऑफ सी, ये सबको अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बशर्ते हम लोग इसको डिवाइड कर दे सारे टर्म को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ए का कोफिशिएंट देखो 2 है, बी का 1 है और सी का 2 है, तो ए को डिवाइड करना है 2 से, बी का कोफिशिएंट 1 है तो उसको डिवाइड करना है 1 से, और इसको डिवाइड करना है 2 से। जब आप ये करेंगे तो आप ये आराम से अब समझ जाएंगे कि जब हम देखो रेट ऑफ ए बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा, रेट ऑफ बी बाई 1 ही रखना है तो वो 1 ही है, और सी बाई, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्योंकि सारा टर्म का रेट इक्वल हो गया तो अब आप कह सकते हैं कि यही क्या है, यही है उस रिएक्शन का रेट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, रेट ऑफ रिएक्शन इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, एक दूसरा एग्जाम्पल और देंगे, इज इक्वल टू रेट ऑफ ए कैसे लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट चेंज इन टाइम, आगे साइन लगाते थे माइनस। रेट ऑफ बी कैसे लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी पर यूनिट टाइम, आगे साइन लगाते थे माइनस। बार बार कह रहे क्यों माइनस, रिएक्टेंट था इसलिए। सी के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी पर यूनिट चेंज इन टाइम, अभी साइन क्या लगाएंगे, कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का है बनेगा इसलिए प्लस। सवाल है क्या इक्वल साइन लगा दे, हम कहेंगे नहीं, ऐसे तो इक्वल नहीं होता, तुम देख रहे हो इक्वल नहीं है। इक्वल लगाना चाहते हैं तो लगाइए, लेकिन तब हर एक के रेट को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करिए। इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ करिए 2, इसका कितना था 1, छोड़ दीजिए, इसका कितना था 2। अब ये तीनों बराबर हो सकता है, यानी आप इक्वल का साइन दे सकते हैं, और यही हुआ रिएक्शन का रेट। हम ये बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि ये एक बार में तो टीचर जो है वो समझ भी लेगा और समझा भी देगा, बच्चे के लिए ये एक बार में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ, तुम पहले अपने से ट्राई करना एक बार। मान लो ये रिएक्शन है तुम्हारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तुम जानते हो हैबर्स प्रोसेस, पढ़े हो पी ब्लॉक में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है तो बनाता है अमोनिया NH3। मान लो हम तुमसे जानना चाहते हैं कि ये एक इक्वेशन है और हम चाहते हैं कि तुम बताओ, अगर तुम रिएक्शन के रेट को लिखना चाहते हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हो, नाइट्रोजन के टर्म में तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन के टर्म में तो क्या लिखोगे, और अमोनिया के टर्म में क्या लिखोगे। तो तुम क्या कहते, बोलो। तुम कहते अगर हम नाइट्रोजन का रेट लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 पर यूनिट चेंज इन टाइम, ये हो गया नाइट्रोजन का रेट। हाइड्रोजन का लिखना चाहते तो क्या लिखते हैं, अच्छा आगे साइन माइनस लगाना है, वेरी गुड,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट चेंज इन टाइम। अमोनिया का लिखना है तो क्या लिखते? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर यूनिट टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी। लेकिन अभी साइन क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन। सवाल है क्या तीनों के जगह पर इक्वल का साइन डालेंगे? तो मैंने अभी कहा कि नहीं, वो तो यहीं से दिख रहा है कि अगर इसका 1 मोलर कंज्यूम होगा तो इसका 3 मोलर कंज्यूम होगा। अब अगर आप दोनों को बराबर करना चाहते तो क्योंकि हाइड्रोजन 3 गुना ज्यादा नाइट्रोजन से कंज्यूम हो रहा है, तो अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रेट को बराबर करना चाहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रेट से कंज्यूम हो रहा है तो आपको उसको कम करना है, तो आपको क्या करना है? इसी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स उसको क्या कर देना? डिवाइड कर देना, यानी यहाँ 1/3 लगा देना है। ठीक है, नाइट्रोजन में कुछ नहीं करना पड़ा। और अमोनिया में क्या करना है? क्योंकि 2 है तो आपको यहाँ पर इक्वल अगर आप लगाना चाहते हैं, यानी ये जितने रेट से कंज्यूम होगा अमोनिया उसके डबल रेट से फॉर्म होगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। अब क्योंकि आप सारे रेट को बराबर कर दिए हैं तो हम कह सकते हैं यही हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब कोई कहेगा टीचर जब भी कभी हमको रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो क्या हमको सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इंक्लूड कर लेना है? हम कहेंगे नहीं, आपसे जब रिएक्शन का रेट पूछेगा तो आपको सिर्फ उसी को लेना है जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में डाटा गिवन है। अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन आपको नोन है कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है कितने टाइम इंटरवल में, और रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करो, तो आप सीधे लिखते रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, आप सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में बात करते कि, लेकिन ध्यान ये रखते कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को इसलिए अब हम लोग ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट per unit time divided by its stoichiometric coefficient। अगर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट लिखना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, काम खत्म। हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो हाइड्रोजन का चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड किया। इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 2 है कोफिशिएंट तो 2 से डिवाइड किया। देखो, अगर कोई ऐसे हो जिसको अब भी कुछ प्रॉब्लम है, क्या कहा मैंने? रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन या फॉर्मेशन। कंजम्पशन अगर रिएक्टेंट है तो फॉर्मेशन अगर प्रोडक्ट है तो, और यानी रेट लिख दीजिए जिसका भी आपके जिसके रिस्पेक्ट में आपको डाटा दिया हुआ उसका रेट लिखिए और उसको डिवाइड कर दीजिए उसके कोफिशिएंट से, तो वही हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो अभी जैसे मैंने सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में रेट लिखकर दिखाया। मान लो हमको क्वेश्चन दिया रहे ऐसा कि ये मान लो दिया हुआ है N2O5 और इसको डिकम्पोज करके ये मान लो 2 मोल दिया हुआ, यहाँ पर कहता है सपोज करो 4 मोल्स ऑफ NO2 एंड O2। अब समझो डायरेक्ट कि अगर हमसे पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो हमसे कोई कहता कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन और विथ रिस्पेक्ट टू NO2, मतलब NO2 के रिस्पेक्ट में आपको बात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मान लो जो भी डाटा दिया रहता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड टाइम इंटरवल इज दिस, इसके रिस्पेक्ट में दिया, ये नहीं दिया, और हमको रेट ऑफ रिएक्शन इसके रिस्पेक्ट में ही लिखना है। तो मैंने क्या कहा कि जिस भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए आप बात कर रहे हैं आप उसका रेट लिखेंगे, तो NO2 का रेट कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2। जिस भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम इंटरवल, यानी चेंज इन टाइम। अब अगर रिएक्टेंट है तो तुम आगे लगाते माइनस साइन, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा था, रेट को आपको हमेशा पॉजिटिव ही लाना है, और प्रोडक्ट है तो आप क्या साइन लगाएंगे? यहाँ प्लस साइन। तो क्या इतना हो गया? बताओ। नहीं, क्यों नहीं हुआ? कि इसलिए नहीं हुआ कि मैंने कहा कि ये तो NO2 का रेट हुआ, NO2 का रेट रिएक्शन का रेट नहीं है,
अगर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कोई पूछता कि किसका रेट रिएक्शन के रेट से मैच करेगा, किसका रेट, किसके रिस्पेक्ट में जो रेट निकालेंगे वही रिएक्शन का रेट हो जाएगा, तो आंसर विल बी O2, क्योंकि O2 का कोफिशिएंट 1 है। तो इसका जो रेट फाइंड करोगे उसको 1 से डिवाइड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, यानी बराबर हो गया। लेकिन अगर इसका रेट तुम जानते हो और तुमको रिएक्शन का रेट फाइंड करना है, तो इसको जब 2 से डिवाइड, यानी रिएक्शन का रेट N2O5 के रेट से हाफ होगा। ठीक वैसे ही NO2 जिस रेट से फॉर्म कर रहा है, रिएक्शन का स्पीड उससे 1/4 होगा। यानी इस कोफिशिएंट को आपको यहां पर क्या करना है, डिवाइड में लेकर के जाना है। ये आपका हुआ रिएक्शन का रेट। अगर हम कहते कि रेट ऑफ, मान लो एग्जांपल के लिए क्वेश्चन पे तुमसे कहते हैं रेट ऑफ NO2 इक्वल्स टू कुछ भी x इंटू 10 टू द पावर, तुमको कुछ भी दिया रहता, मान लो 2 मोलर पर मिनट पर सेकेंड पर आवर, कुछ भी दिया होता, और हम जानना चाहते हैं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या था, तो आप क्या करते, आपको NO2 के रिस्पेक्ट में दिया है तो आप दिस डिवाइडेड बाई क्या कर देते, 4। O2 के रिस्पेक्ट में दिया रहता तो आप सेम छोड़ देते, N2O5 के रिस्पेक्ट में दिया होता तो आप 2 से डिवाइड करते। और ये क्यों कर रहे हैं, तो वो मैंने पहले करके दिखाया कि ऐसे अगर तुम रेट प्रिडिक्ट करते हो तो सबका रेट अलग अलग आता है ना। जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है वो फास्ट स्पीड में कंज्यूम होगा, जिसका कोफिशिएंट कम है वो कम स्पीड में कंज्यूम होगा। तो रेट तो 4 नहीं डिफाइन करोगे ना, इसलिए रेट हम लोग उस समय कहते हैं जब सारे टर्म्स के रेट को हम लोग इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने के लिए आपको सबको उसके कोफिशिएंट से क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। तुम चीजों को कितना समझ पाए, इसके लिए इस एक एग्जाम्पल को ट्राई करो। क्वेश्चन है, द रिएक्शन 2A gives 4B plus C is carried in a closed vessel। एक क्लोज वेसल में ये रिएक्शन करवाया गया। कंसंट्रेशन ऑफ बी के कंसंट्रेशन के लिए कहा जा रहा है, इज फाउंड टू इंक्रीज, जाहिर है B और C प्रोडक्ट है तो इंक्रीज होगा, और A जो है वो कंज्यूम होगा बाई 5 into 10 to the power minus 3 मोलर इन 10 सेकेंड। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये 10 सेकेंड ये टाइम इंटरवल है तुम्हारा, ये टाइम नहीं है। ये नहीं कह रहा कि 6 बजे से 6:25, ये डायरेक्ट आपको इंटरवल दिया हुआ है कि 10 सेकेंड में आपका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया, कितना, 5 into 10 to the power minus 3 मोलर। तो ये भी डायरेक्ट आपको चेंज है, इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स डायरेक्ट चेंज है। यानी आप कह सकते हैं कि आपको टाइम इंटरवल जो है वो गिवन है 10 सेकेंड। हमेशा क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है कि पहले गिवन लिखो और चीजों को अच्छे से समझो। उसके बाद आपसे कह रहा है कि बी का कंसंट्रेशन कैसे लिख रहे, कंसंट्रेशन के लिए हम लोग ये ब्रैकेट डालते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी, और क्योंकि इंक्रीज है तो चेंज हुआ है इसलिए लिख रहे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू 5 into 10 to the power minus 3 मोलर। ठीक है, अब तुमसे कह रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी फाइंड करो, तो बी का ही रेट फाइंड करना है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये आपसे बी का रेट पूछ रहा है, किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अभी हम 4 से डिवाइड कर देंगे, नहीं, अभी तो बी का रेट पूछ रहा। रेट का तो फॉर्मूला ही क्या लिखते थे हम लोग, रेट इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। बी का रेट फाइंड करना है तो हम कहेंगे रेट ऑफ बी इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी पर यूनिट टाइम इंटरवल। क्या हो गया बताओ, ये प्लस साइन ही ऑफकोर्स डालेंगे, प्रोडक्ट है ना इसलिए, तो ये हो गया 5 into 10 to the power minus 3 by 10, कितना हो गया बताओ, 5 into 10 to the power minus 4, ये 10 ऊपर गया तो एक और माइनस हो गया ना, 10 to the power minus 4, यूनिट ये था मोलर, ये था सेकेंड, सो क्या लिखोगे, मोलर पर सेकेंड। बिल्कुल भी यहाँ आपको यूनिट टाइम का चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। लेकिन अगर यहीं पर हम तुमसे पूछते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ध्यान दो, अब हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 4। क्यों, क्योंकि बी का कोफिशिएंट कितना है, 4, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी का यहाँ 4 है।
लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा गया, लेकिन अभी हम उसको ऐड कर देंगे लास्ट में, रुको। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो अब एक बात ध्यान से समझो, तुमको अभी एक चीज बताया था, यहां देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे लिखते, कैसे लिखते एक बार बताओ। तो कोई कहता कि टीचर ये लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट चेंज इन टाइम, आगे साइन लगाएंगे माइनस, हम कहेंगे हाँ ठीक ही लगा रहे हो। तो ये फाइंड कैसे करोगे, यहाँ तो फाइंड डायरेक्ट ए के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको ए का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ वो दिया ही नहीं है। तो वैसे केसेस में आपको जो अभी कॉन्सेप्ट दिया, ऐसे केसेस के लिए ही है। क्या कहा था याद करो कि किसी भी रिएक्शन में डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का रेट रेशियो वही होता है जो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है। यानी अगर मुझे पता करना है किसी एक टर्म का रेट और किसी दूसरे टर्म का नोन है, अब आपको बी के रिस्पेक्ट में रेट पता है, आप ए का फाइंड करना चाहते हैं, तो क्योंकि आप यही चीज आपको फाइंड करना था, है ना, ए का रेट फाइंड करना था, तो क्योंकि आप जानते हैं कि रेट ऑफ ए, यहां ध्यान दो, बी का रेट बराबर नहीं होगा, बल्कि रेट ऑफ ए बाई रेट ऑफ बी रेशियो कह रहे हैं, विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ऐसे भी कोई डायरेक्ट कहता कि टीचर हम तो यहीं से देख रहे हैं कि बी का रेट ए के रेट से डबल है, या कहो ए का रेट बी के रेट से हाफ है, तो हम डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल वही करना ही है। तो यहाँ से देखो क्या हो जा रहा है, रेट ऑफ ए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना इक्वल्स टू व्हाट, रेट ऑफ बी बाई 2, जो तुमको वहां से भी समझ में आ रहा था, है ना। यानी हम लोग क्या कहते हैं, हेंस रेट ऑफ ए को ही हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए यानी माइनस डेल्टा ए बाई टी इक्वल्स टू व्हाट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये बी यही तो दिया हुआ है, कितना हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 2, दैट कम्स 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, यूनिट विल बी सेम, मोलर पर सेकेंड यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो कि इतना बात समझ पाए हो तो ठीक है, अदरवाइज जैसा हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा एक बार में जब आगे बढ़ते जा रहे हो मेरे साथ तो लग रहा होगा कि हाँ ठीक ठाक समझ में आ रहा है, वीडियो पॉज करो, जाओ वापस एक बार फिर से आराम से सुनते सुनते यहाँ तक आओ और फिर ये क्वेश्चन कोशिश करो कि खुद से करो हम। और एक चीज मैंने क्या कहा था कि मान लो इसी में हम एक पार्ट तुमको और ऐड कर देते कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करो, तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन था, क्योंकि तुम ए के रिस्पेक्ट में भी रेट जान गए, दिस इज रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए भी जान गए। अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन को बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करोगे, तो मैंने क्या कहा कि अगर बी के रिस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे तो हमको इसको डिवाइड करना होगा किससे, 4 से, यानी तब हम लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाई 4, यानी कितना आता देखो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 4, ये कितना हो जाता 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। कोई कहता नहीं टीचर हम तो बी हमको कुछ बहुत पसंद नहीं आ रहा, हम ए लेकर के बात करेंगे, हम कहेंगे ठीक है, वो भी हो सकता था, हम कह सकते थे रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे भी हो सकता था, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, अब डिवाइडेड बाय क्या करोगे, देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, है ना, तो डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आया रेट ऑफ ए, ये तो ए ही निकाले हो ना, ए का ही तो रेट ये निकाले हो, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 divided by 2, again that comes 1.25 into 10 to the power -4 molar per second। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान ही है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। और मैंने पहले भी कहा है कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ना बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत लाइट चैप्टर है, कहीं पर तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बहुत मुश्किल है या जबरदस्ती कुछ हमको दिमाग में डालना पड़ रहा है। अगर तुम रेट का मीनिंग अच्छे से समझ गए तो चैप्टर तुमको बहुत अच्छा लगेगा।
देखो, जब तुम अब रेट को समझ गए हो तो पहले तो ये समझो कि जो रेट हम लोग अब तक बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग लिख रहे थे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट, चेंज इन टाइम इंटरवल, तो एक्चुअली जो इंटरवल टाइम का हम लोग ले रहे थे वो थोड़ा एप्रिशिएबल ले रहे थे। और जब टाइम इंटरवल आप थोड़ा एप्रिशिएबल लेते हैं तो उस समय हम लोग रेट को कहते हैं एवरेज रेट। यानी तुम ये समझो कि हम लोग अब तक जो रेट बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे एवरेज रेट के लिए। एवरेज रेट को ही हम लोग ऐसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन of reactant or product, or you can say amount of reactant consumed or product formed in given time interval. given time interval कहने का मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं। जैसे एवरेज रेट को हम लोग ग्राफिकली फाइंड करते हैं, तो याद करो अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये है आपका टाइम और कंसंट्रेशन ग्राफ, क्योंकि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप कहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इसीलिए आप ग्राफ कैसे बनाते थे, याद कीजिए, ऐसे ग्राफ आप दिखाते थे, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके कहीं यहाँ लास्ट में जो है वो 0 हो गया। ठीक है, अब जब हम लोग एवरेज रेट कह रहे हैं इसका मतलब क्या, तुम्हारा टाइम इंटरवल एप्रिशिएबल है। एप्रिशिएबल है इन द सेंस कि मान लो हम इस टाइम इंटरवल से जो है वो इस टाइम इंटरवल से लेकर के इतने दूर तक, इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक जो है हम जानना चाहते हैं कि मेरा रेट क्या होगा। ये मान लो टाइम था t1, ये 0 है, और ये सपोज करो t2, और जैसा तुम देख करके समझ पा रहे हो कि t2 इज ग्रेटर देन व्हाट, t1। ठीक है, ये T1 पर जो आपका कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो मान लीजिए आपका है C1, और यहां जो था ये मान लीजिए आपका था C2। अब तुम ये भी समझ पा रहे हो कि C1 बड़ा है, C2 क्या है, छोटा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो जब आप एवरेज रेट बात कर रहे हैं तो आप कह रहे चेंज इन कंसंट्रेशन, तो मेरी बात अब ध्यान से समझना, वो माइनस साइन रिएक्टेंट के केस में हम लोग क्यों लगा रहे थे, ये वही चीज कह रहे हैं कि रेट तो रिएक्शन आगे बढ़ रहा तो रेट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। माइनस साइन सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप अगर फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं तो टाइम इंटरवल तो ठीक है, T2 इज मोर देन T1, तो आप टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 करेंगे। और यहां जब आप करेंगे कि फाइनल कंसंट्रेशन इज C2, ये बाद में हो गया, पहले तो ज्यादा था, या ऐसे हम कह रहे हैं ना कि जब 0 था तब आपका कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन घट रहा है। तो टाइम इंटरवल जब T1 है उस समय कंसंट्रेशन C1 है, टाइम इंटरवल जब T2 है तब आपका कंसंट्रेशन C2 है। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे C2 माइनस C1, तो तुम समझ रहे हो कि ये साइन क्या आ जाएगा, माइनस। उसी माइनस को कंपनसेट करने के लिए हम लोग यहाँ निगेटिव लगा रहे हैं। ये निगेटिव एक्चुअली किसके रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो आपका क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट को शो कर रहा है। यही चीज प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से बात करते तो वहां पॉजिटिव साइन ही डालते। ठीक है, तो ये जो अब तक हम बात किए वो बात किए एवरेज रेट। लेकिन सवाल है कि एवरेज रेट जब हम लोग बात कर ही रहे हैं और चीजें समझ में भी आ रही है, तो एवरेज रेट में प्रॉब्लम ही क्या है कि फिर आप एक दूसरा रेट भी बात करेंगे। एवरेज रेट का एक लिमिटेशन ये है कि एवरेज रेट एक्चुअली तुमको किसी भी टाइम इंस्टेंट पर ये नहीं बताता कि रेट एक्चुअली क्या था, मतलब आपका रिएक्शन असल में किस स्पीड से जा रहा है। क्योंकि तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि देखो ये वैल्यू कुछ और है, ये वैल्यू कुछ और है, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन का एक्चुअल रेट क्या है वो तुम नहीं समझ पाते हो। अब किसी के दिमाग में आएगा कि क्या एक ही रिएक्शन का रेट हमेशा चेंज होता रहता है? आई विल से डेफिनेटली, क्योंकि आगे पढ़ोगे जब फैक्टर्स बात करेंगे, अगला टॉपिक ही होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो पढ़ोगे कि रिएक्शन का रेट एक्चुअली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। जब तुम शुरू में रिएक्शन शुरू करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ज्यादा है,
तो इनिशियल पॉइंट पर रिएक्शन भी थोड़ा ज्यादा फास्ट स्पीड से चलता है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट आपका कम होता जाएगा, टाइम बढ़ने से रिएक्टेंट कम होता जाएगा, तो रेट भी आपका जो है कम होने लगेगा। अब ये हर जगह पर फॉलो होगा जो भी आपका केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अब इसको जो है एक जगह याद करो, ये इंपॉर्टेंट है बोलना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे दिमाग में एक चीज ये आएगा कि जो भी मान लो सपोज करो कोई बाइक चलाता है, तो बाइक में तो ऐसा नहीं होता। बाइक में भी हम लोग वहां पर भी प्रोसेस हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, फ्यूल जो है आपका पेट्रोल डीजल जल रहा है, वहां तो ऐसा नहीं होता। अगर वहां ऐसा होता तो क्या होता कि जब तुम टंकी फुल करवाते तो बाइक तुम्हारा 120 के रफ्तार में चलता, तुम चाहो ना चाहो, और जब तुम्हारा टंकी खाली होने लग जाता उसके बाद जो है बाइक का स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता। एक्चुअली वहां पर तो ऐसा होता नहीं है। तो कोई कहेगा टीचर वहां तो पेट्रोल या डीजल के अमाउंट पर हमारा जो है स्पीड बाइक का डिपेंड नहीं करता, तो रिएक्शन में ऐसा क्यों है? हम कहेंगे देखो वहां पर भी डिपेंड तो करता है स्पीड, लेकिन डिपेंड किस चीज पर करता है कि इंजन तक जो नोजल से फ्यूल आ रहा है ना, वो किस स्पीड में आ रहा है। आपके टंकी में स्टोरेज कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता। अब मान लो कि नोजल से फ्यूल आएगा ही नहीं तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन वहां जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा है कि जब तक आपके पास थोड़ा भी पेट्रोल है तो नोजल से जो है वो फ्यूल मिलता रहेगा और आपका गाड़ी चलता रहेगा। तो वहां से कंफ्यूज्ड मत होना इस चीज को लेकर के। वहां अमाउंट ऑफ पेट्रोल और डीजल प्रेजेंट इन योर टैंक, दैट इज नॉट या दैट डजंट डिसाइड द स्पीड ऑफ बाइक और कार। जो भी आपका गाड़ी है, नोजल से कितना पेट्रोल आ रहा है वो डिसाइड करता है स्पीड को, कि नोजल से पेट्रोल मिलेगा तो गाड़ी चलेगी, नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगी। भले आपके टंकी में बहुत ही पेट्रोल भरा हुआ है, नोजल किसी कारण से मान लो बंद हो गया, वहां से गिर ही नहीं रहा, तो फिर गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ जब केमिकल रिएक्शन के लिए जब बात करते हैं, जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि हर एक पॉइंट पर वो तुमको ये कर्व से भी समझ में आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कांस्टेंट स्पीड से कोई रिएक्शन चलता नहीं है। हर एक मोमेंट पर उसका स्पीड चेंज होता रहता है। और एवरेज रेट के साथ यही एक बात है कि आप एक एवरेज वैल्यू बता देते हैं। जैसे सपोज करो कोई कह रहा है कि 2 × 10⁻⁻2 मोलर पर सेकेंड, तो कभी 2 × 10⁻⁻2 मोलर से स्पीड ज्यादा भी होगा, कभी कम भी होगा, वो आप एक एवरेज वैल्यू बोल रहे हैं। इस वजह से हम लोग एक दूसरा रेट भी डिफाइन करते हैं, एंड द रेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे कि तुमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी मोमेंट पर, किसी क्षण, जिस टाइम पर आप बात कर रहे हैं, जिस टाइम पॉइंट पर आप बात कर रहे हैं, हम उसी के लिए बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जैसे मान लो ये था ना, तो ये इतना बड़ा टाइम इंटरवल वहां नहीं लेंगे। जैसे सपोज करो ये जो इतना बड़ा टाइम इंटरवल लिया, हम इसी को ना डेल्टा टी कह रहे हैं, ये वाला। मान लो एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल, एकदम छोटा, ये ऐसे ये कांस्टेंट नहीं था, ये कर्व था। लेकिन जब तुम इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए देखोगे तो ये कर्व भी तुमको थोड़े दूर के लिए तो ऐसा लगेगा जैसे ये स्ट्रेट लाइन है। ये जब बहुत टाइम इंटरवल, तुम ऐसे समझ सकते हो कि इंस्टेंटेनियस रेट जो है हम लोग बात करते हैं तब जब टाइम इंटरवल अप्रोचिंग टू 0, मतलब ये बहुत छोटा है, निग्लिजिबल, और इस वजह से हम लोग उसको उस समय डेल्टा टी नहीं लिख करके, फिजिक्स में पढ़े हो, बहुत छोटे के लिए हम लोग dt लिखते हैं। ठीक है, तो जब टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट। और यू कैन से कि इंस्टेंटेनियस रेट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी खास पॉइंट पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस समय हम लोग रिएक्शन के रेट को कहने लग जाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेट को जब आप लिखेंगे, इसी ग्राफ से मैं कह रही हूँ कि ये मान लो बहुत छोटा टाइम कंसंट्रेशन बदला होगा छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तो इसको लिखते हैं dc/dt। अब रिएक्टेंट का है इस वजह से माइनस लगा रहे, प्रोडक्ट होता तो प्लस लगाते। ये कर्व तो रिएक्टेंट के लिए ही बना हुआ है ना, इसलिए नेगेटिव डाल रहे कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो ये एक चीज को आप याद रखेंगे, ये एक चीज को आप याद रखेंगे। यूनिट तो पिछले लेक्चर में ही बताया है कि यूनिट तो हम किसी भी रेट के लिए ही बात कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होगा। और टाइम आपको जो भी दिया हुआ है
आप वो लिखेंगे मोल पर लीटर या मोलर पर यूनिट टाइम। अगर ये मिनट है तो आप भी मिनट लिखेंगे, आप टाइम लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको ये मिनट बोला है तो आप पर मिनट, सेकेंड बोलेगा आप पर सेकेंड, आवर बोलेगा आप पर आवर, ईयर बोलेगा आप पर ईयर। गैसियस रिएक्शन में क्योंकि आपको ये कंसंट्रेशन वर्ड नहीं रहेगा, वहां पर पार्शियल प्रेशर रहेगा, तो ये याद रखना कि अगर गैसियस रिएक्शन के लिए, जहां हालांकि गैसेस का भी आपको कंसंट्रेशन दिया हो सकता है, लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर टर्म आप यूज कर रहे हैं तो वैसे केसेस में आप यहाँ पर प्रेशर का यूनिट लेंगे, आइदर बार और एटीएम, जो भी प्रेशर का यूनिट क्वेश्चन में देगा पर यूनिट टाइम आप लेंगे। ठीक है, देखो कि यहाँ तक क्या तुम अच्छे से चीजों को समझ पाए हो? Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.